नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पीएफआई न चोला बदला न मोहरे। भारत की बात सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 35वीं कड़ी में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संगठन की जिस पर बैन लग चुका है, लेकिन वास्तविकता में ना तो उस संगठन ने चोला बदला और ना मोहरे। केंद्र सरकार ने भले ही पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया है, पर भीतर खाने यह अपनी कारगुजारियां जारी रखे हुए है। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजर। पाकिस्तान से वॉर के केस में नॉर्थ में बिजी होगी, तब हम साउथ इंडिया को कैप्चर करके नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे और पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, रिसेंटली पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक आतंकी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बयान दिया। देखिए, पीएफआई एक टेरर आउटफिट है जिसका ओरिजिन कर्नाटका से है और इसका मेन एम 2047 तक इंडिया में इस्लामिक रूल स्टैब्लिश करना है। और इसी गोल के लिए एनआईए के अकॉर्डिंग पीएफआई एक एलीट फोर्स तैयार कर रही है जिनको ट्रेनिंग और हथियार एक्सटर्नल सपोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही एनआईए के अकॉर्डिंग पीएफआई सीनियर पॉलिटिशियंस को भी असैसिनेट करने की प्लानिंग कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ केरला के अकॉर्डिंग पीएफआई बैंड सीनी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही एक रिसरेक्शन है और इंडियन मुजाहिदीन एंड अलकायदा के साथ पीएफआई के रिलेशंस हैं। तो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग ऐसे इंटरनल थ्रेट्स को हमें कैसे काउंटर करना है? जब इंडियन अपने चड्डीधारी लोगों से लाठी से ट्राई किया, उससे नहीं डरे। लाठी के बाद अपने पुलिस से ट्राई किया, उससे नहीं डरे। उसके बाद एनआईए को नहीं लाए, उससे नहीं डरे। ईडी आ गया, उससे नहीं डरे। मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा क्रिएटिव बनो, थोड़ा क्रिएटिव बनो। ये चीज जिन चीज से आप हमें डराना चाहते हो ना, हम इस चीज की तलब रखते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ ये हो। पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले ही केरल में मजहबी संगठन पीएफआई के एक गुर्गे का गिरफ्तार किया गया। उसका नाम है मोहम्मद मुबारक, जो केरल उच्च न्यायालय में एडवोकेट है। आरोप के अनुसार वह मार्शल आर्ट और टारगेट किलिंग का प्रशिक्षण देता है। पीएफआई से जुड़े लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। संगठन को भले ही प्रतिबंधित किया जा चुका हो, लेकिन अभी पर्दे के पीछे से इसे सक्रिय रखने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हैदराबाद के एक विशेष अदालत में पीएफआई के 11 गुर्गों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इन सभी पर योग कक्षा की आड़ में आतंकियों को प्रशिक्षण करने के आरोप हैं। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि पीएफआई में भर्ती होने के बाद मुस्लिम युवाओं को योग कक्षाओं और शारीरिक शिक्षा की आड़ में प्रशिक्षण शिविर में चाकू, दराती, लोहे की छड़ें, तलवार चलाने का प्रशिक्षण इनको सिखाया जाता है कि कैसे किसी के शरीर के मर्म अंगों जैसे कि गले, पेट और सिर पर हमला करना है। 22 सितंबर 2022 को देश भर में एक साथ पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके बाद 28 सितंबर को पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया।
तभी से एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियां देश भर में पीएफआई के बारे में और इनकी जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों केरल में पीएफआई के 56 ठिकानों पर छापा मारा गया। एनआईए के अनुसार यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि प्रतिबंध के बावजूद संगठन को फिर से खड़ा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पीएफआई में हर तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं और अनपढ़ भी। सिमी और लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकी संगठन एक ही समय में प्रतिबंधित किए गए थे। इसके बाद सिमी के पढ़े लिखे लोग और लश्कर ए तोयबा के जिहादी पीएफआई में आए। जैसे ही 2010 में जब इंडियन मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगा तो वहाँ से भी ये बड़ी जमात पीएफआई में शामिल हुई। पढ़े लिखे गुर्गों के कारण पीएफआई में नियम, कानून, संविधान, मानवाधिकारों की बातें करने वालों, इस कारण पीएफआई का प्रकाशन का दायरा बढ़ा। अखबारों में उसके पक्ष में आलेख लिखे जाने लगे। यही नहीं, सेकुलर अधिवक्ताओं और पत्रकारों ने पर्दे के पीछे से इस संगठन को एक उदार और सुधारवादी बताना शुरू किया। बहुत हद तक इसमें उन्हें सफलता भी मिली। दूसरी तरफ लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन से आए हुए जिहादी तत्वों ने पीएफआई को आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री के रूप में बदल डाला। सिमी के कारण पीएफआई को हिंदी भाषी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि में प्रभाव बढ़ाने में सफलता मिली। वहीं इंडियन मुजाहिदीन के कारण इसकी पकड़ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बढ़ी। लश्कर ए तोयबा के कारण पीएफआई का विदेशी आतंकी संगठनों और आतंक के लिए पैसा मुहैया करने में तत्वों में संबंध बने। इसका नतीजा यह हुआ कि पीएफआई ने एक उदारवादी और सामाजिक संगठन का बाना ओढ़ लिया, जो मुसलमानों का मुसलमानों के लिए और मुसलमानों द्वारा अपने अंदर खाने पीएफआई अपने असल मकसद यानी समाज को दो फाड़ करने में जुटा रहा। वह आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में अपने असली एजेंडे पर काम करता रहा। पीएफआई से संबंधित 5 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम युवाओं को आईएस जैसे आतंकी संगठन में शामिल हो जाना इसी बात का प्रमाण है। भारत की बात सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संगठन की जिस पर प्रतिबंध लगने के बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पीएफआई की हरकतों को देखकर यह कहा जा सकता है कि वह भी 5th जनरेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के तौर पर 2012 में असम में हुए दंगों को ले सकते हैं। उस समय हरकत उल जिहाद उल इस्मानी यानी हुजी और पीएफआई ने मिलकर एक एसएमएस अभियान चलाया था जो पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ था। इसमें एक दिन में 6 करोड़ संदेश भेजे गए थे। तारीख थी 13 अगस्त 2012। इसमें 30% संदेश पाकिस्तान से आए थे। पूर्वोत्तर में भड़के दंगों के कारण 30,000 लोगों को घर द्वार छोड़कर भागना पड़ा था। सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भी पीएफआई ने यही किया। बाबरी ढांचे के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के लिए पीएफआई लगातार सक्रिय रहा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में भी पीएफआई ने सामाजिक भावनाएं भड़काने का पूरा प्रयास किया। नुपुर शर्मा के मामले में भी ऐसा ही किया गया। इन सब में 5th जनरेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। पीएफआई की हरकतों से साफ है कि प्रतिबंध के बाद भी उसके गुर्गे सक्रिय हैं। जिस प्रकार कई प्रतिबंधों और अतिवादी संगठनों से मिलकर पीएफआई बना, ठीक उसी प्रकार अब पीएफआई नया चोला और नया नाम धारण करने की फिराक में है। एक अच्छी बात यह है कि जांच एजेंसियां उसकी हरकतों की तह तक जा रही हैं। उम्मीद है पीएफआई को स्थायी रूप से कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। भारत की बात सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा,
युद्ध महाभीषण होगा कि इस 35वीं कड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हुए चलते चलते आपसे एक आग्रह कि यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, कमेंट्स जरूर करें। हमारी चल रही सीरीज डायलॉग विद वेटरन्स आपको पसंद आती है, आपके कमेंट्स इस बात के गवाह हैं। हमारी नई सीरीज बातें जनगण मन से आपके लिए भी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।